आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज पार्ट 1। आज हम लोग करेंगे काव्य खंड से। कविता का नाम है मेघाय। मेघाय कविता को लिखने वाले कवि का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। तो हम लोग कविता पढ़ने से पहले थोड़ा सा कवि परिचय जान लेते हैं। जब भी हम कवि परिचय लिखेंगे तो इसमें 4 पॉइंट होना जरूरी है। मतलब 4 पॉइंट इसलिए बार बार आप लोगों को हर चैप्टर में मैं बता रही हूँ कि वो 4 पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी कवि परिचय लिखने में आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो जैसे लिखेंगे कवि परिचय में सबसे पहले उनका जीवन परिचय लिखेंगे। उस जीवन परिचय में होगा उनका जन्म, मृत्यु और कहाँ उन्होंने कहाँ से शिक्षा ग्रहण किया। और दूसरा में क्या रचनाएं लिखेंगे, मतलब उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। और तीसरा पॉइंट होगा काव्यगत विशेषताएं, मतलब वो कवि जो है सो किस किस चीज पर वो कविता लिखा करते थे। मतलब नेचर पे लिखते हैं, स्वतंत्रता पर लिखते हैं कि पशु पक्षी पर लिखते हैं। आपको उसकी काव्यगत विशेषताएं में बताना पड़ेगा। और भाषा शैली में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, संस्कृत का प्रयोग करते हैं कि उर्दू शब्द का प्रयोग करते हैं, कि उनका भाषा खड़ी बोली है, कि उसमें किस प्रकार से अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये सब आपको लिखना होगा। तो 4 पॉइंट ध्यान रखेंगे तो आप उसमें आप कवि परिचय आप लिख सकते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कवि के बारे में पढ़ना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उपसंपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। काठ की घंटिया, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह है। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे हैं। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। अब थोड़ा सा कविता के बारे में संक्षेप में दिया गया है कि कविता जो है किस चीज पर लिखे हैं। तो संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सचकर आए प्रवासी अतिथि दामाद से की है। मतलब मेघ का जो वर्णन है सो तुलना जो है सो दामाद के रूप में, जब दामाद पहली बार गांव में आते हैं तो किस प्रकार से उनका स्वागत होता है, इस प्रकार मेघ का तुलना उन्होंने दामाद से किए हैं। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, तो गांव घर में अगर जो दामाद आते हैं तो उनका किस प्रकार से स्वागत किया जाता है, ग्रामीण लोग में किस प्रकार से उल्लास रहता है दामाद को देखने का। मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। तो अब हम लोग कविता पढ़ेंगे। कविता में 4 पैराग्राफ दिया गया है। मेघाय कविता का 4 पैराग्राफ है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। हम लोग एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर समझाएंगे। तो पहला पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम लोग इस पैराग्राफ में जो शब्द अर्थ दिया है उसको देख लेते हैं, जिससे कि आपको कविता को समझने में आसानी होगी। तो पहला पैराग्राफ में क्या है, बयार मतलब बयार हवा को बोलते हैं, पाहुन मेहमान को बोलते हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग पहला पैराग्राफ। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। अब मेघ जो है सो कैसे आ रहे हैं, तो बड़े सज धज के आ रहे हैं, बन के ठन के सवर के आ रहे हैं। और कविता में कवि जो है सो मेघ का तुलना किससे करते हैं, दामाद। तो दामाद कैसे, जब गांव में आते हैं तो एकदम सज धज के आते हैं, अच्छे कपड़े पहने रहते हैं, जूता पहने रहते हैं, टाई वगैरह लगाए रहते हैं, तो एकदम पूरी तैयारी के साथ दामाद जो है सो गांव में आते। तो मेघ भी बिल्कुल ऐसे ही पूरे तैयारी के साथ आ रहा है, ठीक है। और उस मेघ के आगे क्या है, नाचती गाती बयार चली।
और जब गांव में जब देखिएगा, शहर से जब दामाद जब गांव में आते हैं तो क्या होता है ना, उसके आगे आगे गांव के लोग या बच्चे वगैरह जो है वो चलते रहते। तो इसमें क्या कह रहा, हवा जो है सो मेघ के आगे ना नाचते गाते चल रही है। मतलब दामाद के आगे गांव के जो बच्चे वगैरह हैं वो नाचते गाते आगे बढ़ रहे हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। अब गांव घर के मतलब क्या है ना, दरवाजा खिड़कियां खुलने लगा गली गली। तो हर गली का दरवाजा खिड़कियां खुलने लगी। ऐसे हवा जब मेघ आता है तो ऐसे भी हवा बहता है तेज। जब हवा तेज बहता है तो क्या होता है ना, दरवाजा खिड़कियां खुलने लगती है। तो यहाँ पर मतलब मेघ का तुलना दामाद से, तो जैसे गाँव में आते हैं तो क्या होता है, गाँव घर में जो गली है घर वगैरह है ना, तो सब दरवाजे खिड़कियां खुलने लगते हैं और उस दामाद को देखने के लिए। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मतलब वो पाहुन जो दामाद है किस तरह के पाहुन है, उस शहर के रहने वाले दामाद है जो कि गांव में आते हैं। पाहुन मतलब दामाद है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब मेघ के बारे में क्या बोलते हैं, बड़े बन ठन के सवर के आए हैं। मतलब वो दामाद जो है सो बहुत बन ठन के आए हैं, तैयार होके आए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस पैराग्राफ में मतलब शब्द अर्थ कुछ है जो कि समझ लेते हैं, जिससे कि कविता को समझने में और आसानी होगी। उचकाए मतलब ऊंची किए हुए। घाघरा गांव की स्त्रियां जो पहनती है भारी वस्त्र को बोलते हैं। बाकी मतलब तीखी। चितवन मतलब नजर। ठिठकी मतलब हैरान होकर रुक जाना। तो हम लोग अब पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। तब इसमें क्या कवि कह रहे हैं कि पेड़ जो है सो न ऐसे झुक गए हैं मानो वो गर्दन उचकाकर मेघों की ओर झांकने लगे, देखने लगे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। जब धूल ऐसे भाग रही है जैसे मानो कोई ग्रामीण औरत जो है उत्साह से घाघरा उठा के भागे जा रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। इसमें क्या कर, नदी जो है सो मेघों को तिरछी नजरों से देखकर क्या है ना ठिठक गई, मतलब रुक गई। और औरतों का जो घूंघट है ना वो खुल गया, मतलब सरक गया। घूंघट सरके मतलब औरतों का घूंघट जो है वो सरक गया। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मतलब मेघ जो आए हैं सो बड़े बन ठन के और सवर के आए हैं, कहने का मतलब है वो बहुत तैयारी के साथ आए हैं। आकाश बादल में सज सवर कर आ गया है। बादल जो है आकाश में सज धज कर आ गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा पैराग्राफ। तो तीसरा पैराग्राफ भी पढ़ेंगे तो तीसरा पैराग्राफ का भी शब्द अर्थ देख लेते हैं, जिससे कि कविता की पंक्ति को समझने में आसानी होगी। तीसरा पैराग्राफ में क्या है, जुहार। जुहार की मतलब आदर पूर्वक नमस्कार को जुहार बोलते हैं गांव घर में। सुधी मतलब याद। अकुलाई मतलब प्यासी या व्याकुल को बोलते हैं। ओट होना मतलब छिपना। किवाड़ दरवाजा को बोलते हैं। हर्षाया मतलब खुश हुआ। ताल मतलब तालाब को बोलते हैं। परात थाल जैसा बड़ा बर्तन को परात बोलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा पैराग्राफ। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। तो बूढ़ा पीपल जो है सो आगे बढ़ के जुहार मतलब उस मेहमान का स्वागत कर रहे हैं। पीपल को बूढ़ा इसलिए बोला गया है कि पीपल जो है सो बहुत पुराना वृक्ष है, इसलिए उसे बूढ़ा बोला गया है। और जब मेहमान आते हैं तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना सो आगे निकल के आते हैं और स्वागत करते। तो इसी प्रकार बूढ़ा पीपल जो है सो आगे बढ़कर मेघ का स्वागत कर रहे हैं। बरस बाद सुधी ली। बूढ़ा पीपल क्या बोल रहे हैं कि बहुत दिन के बाद आपने खबर ली है। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। अब जो है लता जो है वो भी बोलती है, क्या बोलती है, किवार की ओट में से, किवार के पीछे से छुप के वो लता जो है वो भी शिकायत करती है, वो भी बोलती है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि मेहमान के आने पर जो है पानी का परात लेकर आने पर हाथ मुंह धुलवाया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है तो खुशी से मतलब खुशी के मारे मेहमान के आने से मतलब ऐसा परंपरा है, रिवाज है कि मेहमान के आने पर पानी का परात लाकर उसका हाथ मुंह धुलवाया जाता है। और कभी क्या कल्पना करते हैं कि गांव का नदी मतलब तालाब जो है मानो मेघ रूपी मेहमान के स्वागत के लिए पानी का परात भरकर खड़ी है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। आकाश में जो मेघ है सो कैसे हैं, बड़े बन ठन के सवर के आए हैं।
क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। अभी इसमें आकाश में क्या कहा जा रहा है, कभी क्या करें, आकाश में बादल इस तरह सघन होकर छाए हुए हैं और जैसे अतिथि के आगमन पर अटारी पर मतलब दरवाजे पे खड़े होकर लोग जमघट लगाते हैं ना, और उसी प्रकार जो है सो अटारी पर जो है लोग जो है क्षितिज अटारी पर क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि आकाश में बादलों का जमघट ऐसे लग गया जैसे महल की छत पर लोगों की भीड़ जमा हो। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। क्षमा कर दो हमारी भ्रम जो है, बादल को जो है सो बोला जा रहा है कि माफ कर दो, हमारा भ्रम का जो गांठ है सो खुल गया। हमें ऐसा लग रहा था कि तुम बरसोगे ही नहीं, लेकिन तुम तो बरस पड़े हो। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढल के, और तुम उस तरह से इतना धारासार वर्षा हो रहा है जिसके वजह से क्या हो गया, बांध टूट गया है और लोगों का खुशी का आंसू जो है सो बह चला है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, और मेघ कैसे हैं, आए हैं आकाश में मेघ जो छाया हुआ है किस तरह से, तो बहुत बन ठन सवर के जो है सज सवज कर बादल जो है आकाश में सज कर आए हुए हैं और लोगों में खुशी मतलब छा गया है कि बारिश जो है सब धारासार बारिश हो रही है, इससे लोगों में प्रसन्नता के आंसू बहने लगे। इस प्रकार ये कविता यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन एक बार मैं इस कविता का आपको सार समझा देती हूँ जिससे कि आपको कविता को समझने में और आसानी होगी। मेघ आए प्रकृति सौंदर्य की कविता है, इसमें मतलब प्रकृति का सुंदरता को बताया गया। इसमें मेघों के सजे सवरे मतलब दामाद के समान दिखाया गया है। मेघों के आने से हवाएं मस्त से चलने लगी, घरों के खिड़की दरवाजे खुलने लगे, मानो गांव में कोई शहरी अतिथि आया हो, मतलब दामाद आया हो, शहर से आया हो। पेड़ उचक उचक कर देखने लगे, आंधी ऐसे जोरों से चली मानो जैसे कोई ग्रामीण बाला मतलब लड़की जो है सो घाघरा उठाए दौड़ पड़ी हो। बाकी नदी जो है उसे देखने के लिए मानो ठहर गई हो, नदी जो है सो तिरछी नजर से उसे देखने के लिए रुक गई हो, उस दामाद को देखने के लिए। पीपल का बूढ़ा पेड़ मानो बादलों से शिकायत करने लगा कि बरसों के बाद आप आए हैं, मतलब हमारी खबर लिए हैं। लताएं ओट में छिपने लगी है और वो भी शिकायत करने लगी है। तालाब प्रसन्न होकर हिलने लगा है, आकाश में बिजली चमकने लगी है और सहसा अचानक से रिमझिम बूंदे बरसने लगी है। इस प्रकार ये कविता यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कविता का प्रश्न और अभ्यास करेंगे।